नमस्कार सभी को। राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर मैं सीमा चारण इतिहास की सहायक आचार्य स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो बना रही हूँ मैं अभी 3rd ईयर यानी फाइनल ईयर अंतिम वर्ष की कक्षा के इतिहास के द्वितीय पेपर, जिसमें राजस्थान के इतिहास के कुछ पहलुओं को, कुछ विषयों को छेड़ा गया है, उसी के अंतर्गत चित्तौड़ के एक प्रमुख शासक जिसका शासनकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन इसका शासन का अंत जिस तरीके से हुआ वो सिर्फ न राजस्थान के बल्कि भारत के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। शासक का नाम है रावल रतन सिंह, जिन्होंने 1302 से लेकर 1303 तक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ राज्य पर शासन किया। मेवाड़ का राज्य जो था उस पर शासन किया। अब हम आ जाते हैं रावल रतन सिंह के शासनकाल पर। सबसे पहले तो इनके पिता का नाम बता देती हूँ। रावल समर सिंह इनके पिता थे और उनकी मृत्यु के बाद में 1302 में ये चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। अब मुनोत नैन सिंह ने अपनी जो ख्यात है उसमें रतन सिंह में एक जगह तो समर सिंह का पुत्र बता दिया और दूसरी जगह अजय सिंह का पुत्र। इसके कारण ये कन्फ्यूजन चलता चला गया और कर्नल टॉड भी जो है उन्होंने इन्हीं चीज़ों को पढ़ा। इसी आधार पर इन्होंने समर सिंह का जो काल बताया कर्नल टॉड ने, वो सारा काल गड़बड़ा जाता है। कई जगह इसका नाम भी नहीं आता। करण सिंह और उसके पीछे राइप और उसकी नवी पीढ़ी में लखम सिंह बताया गया है। टॉड कह रहा है कि 1274 में लखम सिंह चित्तौड़ का शासक बना, उसके बाद में उसका चाचा उसका रक्षक था। भीम सिंह से पद्मिनी को जोड़ा और अलाउद्दीन के आक्रमण की घटना को जोड़ दी। टॉड ने जो पूर्व में ख्यातें लिखी गई, उनकी गलतियों के आधार पर जो गलती लिखी, इसे लखम सिंह को जोड़ना देना ठीक नहीं है। रत्न सिंह, जिसके काल में अलाउद्दीन का चित्तौड़ का आक्रमण हुआ, प्रसिद्ध घेरा हुआ, उसकी चित्तौड़ के इतनी उपेक्षा कैसे कर दी गई, इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं बता देती हूँ। ख्यातों में और काव्यों में क्यों रत्न सिंह एक उपेक्षित शासक रहा, क्यों उसकी वीरता तो अलग ही चीज़ है, उसको राजवंश के वंश क्रम से भी हटाने का एक तरह से आप देखो अभियान सा चल पड़ा है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जानना चाहें तो चित्तौड़ में पहले रावल शाखा का, गुहिलों की ही जो है, गहलोतों की रावल शाखा का प्रभुत्व था और इसी रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह था। रतन सिंह की मृत्यु के बाद सिसोदे का जो जागीरदार था, उसके 7 बेटे काम आ गए थे चित्तौड़ के हमले में। उन्हीं के वंशजों ने आगे चलकर सिसोदिया वंश की स्थापना की। अब यहाँ राणा शाखा का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो ये तो दिखती बात है कि जब रतन सिंह के बाद में उसके वंश का कोई शासक बना ही नहीं, तो जो दरबारी कवि थे वो अपने आश्रयदाता, अपने संरक्षक राणा शाखा का गुणगान करते, सिसोदे के राजपूतों का गुणगान करते या रावलों की शाखा का। इसी कारण संभवतः राणा शाखा को, इतिहास को गौरवपूर्ण बनाने के लिए रत्न सिंह की जानबूझकर उपेक्षा की गई है। रावल शाखा रतन सिंह के मरने के बाद समाप्त हो गई और मेवाड़ में राणा शाखा का बोलबाला हो गया। इस कारण रतन सिंह की उपेक्षा की गई मेवाड़ के इतिहासकारों द्वारा, और जब उसका इतिहास जोधपुर में, राजस्थान में लिखा गया तो रतन सिंह उपेक्षित प्रवृत्ति के कारण रहा। यही परिस्थिति जो है इसके कारण, क्योंकि उसका वंश समाप्त हो गया था और नया वंश मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हो गया, इसी कारण रतन सिंह जो है अभी तक इतना उपेक्षित शासक बना रहा। अब हम आ जाते हैं अलाउद्दीन और रत्न सिंह। इनके बीच में विरोध क्यों हुआ था? अलाउद्दीन के समय में जो पहला हमला हुआ 1297 में, वो था गुजरात पर। गुजरात विजय के लिए जब ये रवाना हुए तो उस वक्त समर सिंह, रत्न सिंह के जो पिता थे, वो राजा थे चित्तौड़ के। उन्होंने जो है गुजरात विजय के लिए कहा कि अलाउद्दीन को रास्ता दे, कुछ समय तक शांति बनाए रखे। लेकिन ये शांति जो है स्थायी हो नहीं सकती थी, क्योंकि अलाउद्दीन बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था और उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से चित्तौड़ को बहुत ज़्यादा समय तक बचाए रखना मुश्किल ही था। ज्यों ही समर सिंह की मृत्यु हुई और रत्न सिंह राजा बना, थोड़े ही समय में जब स्थिति थोड़ी सी उसकी विकट थी, अलाउद्दीन ने हमला बोल दिया। उसकी इच्छा थी अलाउद्दीन की पूरे भारतवर्ष पर अपना अधिकार। तो इस अभिप्राय में उसने अलग अलग भारत के क्षेत्रों को अभी तक जीत लिया था। बंगाल को, सिंध को, गुजरात, मालवा, पंजाब, कश्मीर, ये सारे राज्य में मिला लिए गए थे उसके। दक्षिण को भी अपने राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में वो लाना चाहता था।
दक्षिण भारत की विजय तभी संभव थी जब दक्षिण भारत तक जाने वाला जो रास्ता मालवा से गुजरता है उसमें चित्तौड़ के किले को जीता जाए, उस अभेद्य दुर्ग को जीता जाए। इस दुर्ग को जीतने से उत्तरी भारत में भी उसके प्रभाव की वृद्धि हो जाती। यहाँ से होकर गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, सिंध आदि जो भारतों से व्यापारिक मार्ग जाते थे वो निकलते थे। तो व्यापारिक उपयोगिता से ज़्यादा थी चित्तौड़ की सैनिक उपयोगिता। उस समय जितने दुर्ग जिसके कब्जे में होते वो शासक उतना ही अधिक शक्तिशाली होता। तो ऐसे में जो राजस्थान का प्रमुख दुर्ग है जो अभी तक अभेद्य है, कोई भी उसको जीत नहीं पाया है, उसको अलाउद्दीन जीते बिना कैसे रह सकते थे। इन्हीं ऊपर वर्णित कारणों से अलाउद्दीन ने जो है प्रेरित होकर 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इन राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारणों के अलावा एक और अभिलाषा थी जो कि बाद में इतिहासकार नहीं साहित्यकारों ने उसको बड़ा ही अतिरंजित करके दिखाने का प्रयास किया है। वो है अलाउद्दीन ने जो है रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के बारे में जान रखा था, वो उसको पाने का इच्छुक था। तो हम चित्तौड़ अभियान पर और चित्तौड़गढ़ के घेरे पर जानने से पहले पद्मिनी की क्या कथा है, दंत कथाओं में वो क्यों प्रसिद्ध है और इसकी हकीकत क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। हम पद्मिनी की बात पर आ जाते हैं। ये कथा जो है पहली बार मलिक मोहम्मद जायसी जो कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में एक कवि हुए थे, जौनपुर से जिनका संबंध था, इन्होंने जो है पद्मावत नामक एक ग्रंथ की रचना की जो कि हिंदी काव्य में यहीं से कहते हैं शुरू हुआ है। इस ग्रंथ की थोड़ी सी समरी हम कहानी का सारांश आपको बता देते हैं। पद्मिनी सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। उसके पास हीरामन नाम का एक तोता था जो बहुत अच्छा बोलता था। एक बार वो कहते हैं तोता पिंजरे से उड़ गया और एक व्याध के हाथों पड़ गया। एक उस व्याध से ब्राह्मण ने उसे बचाया और ब्राह्मण ने जो है उसे आगे चल करके बेच दिया और बिकता बिकता जो है रत्न सिंह के पास आ गया। रत्न सिंह के आगे तोते ने जो है पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया तो वो उसके साथ विवाह करने के लिए व्यग्र हो उठा। वो योगी बन के पद्मिनी की खोज में सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका पहुंचा, जहां जाकर के पद्मिनी को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। बाद में जब सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन को पता चला कि ये योगी नहीं, ये तो चित्तौड़ का राजा है, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है रत्नसेन से कर दिया। रत्नसेन काफ़ी वर्षों के बाद चित्तौड़ लौटा तो उसकी सेना में एक ब्राह्मण था राघव चेतन, जो कि जादू टोना जानता था, तंत्र मंत्र में वो निपुण था। जब उसके जादू टोने के बारे में उसको पता चला रत्न सिंह को, तो उसने राघव चेतन को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। चित्तौड़ से बाहर जा रहा था, इसी अवधि में वो बेहोश हो गया और उसने पद्मिनी को देख लिया और पद्मिनी के रूप की प्रशंसा उसने आगे जाकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आगे की और इसी रूप के कारण अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला करने की ठानी। आगे की कहानी भी बता देती हूँ। दुर्ग पर वो आक्रमण के लिए पहुंचा तो 8 वर्ष तक घेरा डालने के बावजूद उसे जीत नहीं सका। राणा से उसने प्रेम बढ़ाया। जब दोनों में मेल हो गया तो उसने कहा कि दिल्ली लौटने से पहले मैं एक बार किला देखना चाहता हूँ। राणा ने उसकी प्रार्थना को मान ली और उसका दुर्ग में आतिथ्य किया। इस अवसर पर कहते हैं कि रानी पद्मिनी महल में खड़ी थी और उसकी प्रतिबिंब जो है वहाँ के एक तालाब में दिखाई दे रहा था। उस तालाब में उसने जब पद्मिनी को देखा तो उसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा जाग गई। उसने जो है विदाई देने के लिए जब राणा रावल रतन सिंह उसके पास आया तो उसको अपने खेमे में गिरफ्तार कर लिया। राजपूतों ने उसे लौटा देने की मांग की तो बदले में उससे पद्मिनी को मांग गया। अब रतन सिंह को छल से छुड़ाने का उपाय किया गया। कहते हैं कि 1600 डोलियों में पद्मिनी की सहेलियों के भेष में राजपूत सैनिक बैठे और उन्हें सुल्तान के खेमे तक पहुंचाया गया। अलाउद्दीन के पास सूचना भेजी गई कि पद्मिनी उनके खेमे में आ रही है, लेकिन एक बार आखिरकार वो अपने पति से मिलना चाहती है। सुल्तान ने इसकी अनुमति दे दी। राजपूत सैनिकों ने रतन सिंह को छुड़ाकर चित्तौड़ भेज दिया और जब संपूर्ण छल का पता सुल्तान को चला तो वो राजपूतों के पीछे गया और वापस आने के बाद उसने घेरा डाला चित्तौड़ का, जिसमें रतन सिंह शहीद हुआ। और इस पूरे गाथा क्रम में गोरा बादल का नाम मैं अवश्य लेना चाहूँगी, जो कि पद्मिनी के चाचा और भतीजा थे और उन्होंने पद्मिनी की रक्षा के लिए, चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और आज भी उनकी छत्रियाँ उनके बलिदान की गवाह है। इस कथा के अन्य कई कथांश भी हमें मिलते हैं। फरिश्ता की तारीख़ फरिश्ता में मिलते हैं।
इसके कुछ हेर फेर करके और भी कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं। कई बार उसको रत्नसेन की पुत्री बताया गया है, सॉरी पत्नी। एक भीमसेन से इसका संबंध जोड़ दिया गया, उसकी पत्नी नहीं पुत्री बताया गया है। अब इसके संबंध में एक ही चीज़ हम बात करते हैं कि पहली बार हमें जो पद्मिनी का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मतलब वैसे तो चित्तौड़ आक्रमण में हम कई सारे लेखक अलाउद्दीन के साथ थे, जिनमें खुसरो भी था, लेकिन उसने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आक्रमण का कारण पद्मिनी को पाने की अलाउद्दीन की आकांक्षा थी। दूसरी चीज़, पहली बार पद्मावत ग्रंथ में 1540 ईस्वी में, यानी कि इस पूरी घटना को होने के 225 साल के बाद, 250 साल समझ लो आप, उसके बाद इस ग्रंथ को लिखा गया। तो सुनी सुनाई कथाओं पर, कपोल कल्पनाओं के आधार पर इस ग्रंथ को लिखा गया था। हम मान सकते हैं कि अलाउद्दीन जैसा शासक, जो कि बाजार नियंत्रण की इतनी अच्छी व्यवस्था ला सकता है, अपना विस्तारवादी उसका शुरू से ही था, तो क्या चित्तौड़ पर आक्रमण सिर्फ एक रानी के लिए उसने किया होगा? ये संभव प्रतीत नहीं होता है। आधुनिक इतिहासकार इस पद्मिनी की कथा को सिर्फ हिंदी साहित्य में पढ़ने योग्य मानते हैं, न कि इतिहास में मानते हैं। अब हम आ जाते हैं चित्तौड़ के घेरे पर। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, इसके सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों कारण थे। लेकिन ये तो ज़रूर है कि घेरा किया गया, काफ़ी लंबे समय तक ये घेरा चलता चला गया। चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख कारण राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। कुछ भी हो, अलाउद्दीन एक विशाल सेना के साथ सजकर चित्तौड़ आया और अमीर खुसरो भी उसके साथ था। उसमें विद्यमानता में आक्रमण की घटना के सूत्र मिलते हैं। वो लिखता है कि सुल्तान ने गंभीरी और बेडच नदी के बीच में अपने शिविर बना दिए। इसके पश्चात सेना के दाएं और बाएं पार्श्व से किले के दोनों ओर को घेर लिया। ऐसे करने से तलहटी की बस्ती भी घिर गई। सुल्तान ने अपना जो ध्वज है वो चित्तौड़ नामक एक छोटी पहाड़ी पर गाड़ दिया और वहीं अपना दरबार लगाता था और घेरे के संबंध में दिशा निर्देश देता था। जब घेरे की व्यवस्था के बारे में पता चला तो किले के फाटक बंद कर दिए गए। परकोटों से मोर्चा बनाकर राजपूती जो सैनिक थे वो शत्रु दल का मुकाबला लेते चले गए। सुल्तान की सेना ने मजनिकों से किलों की चट्टानों को तोड़ने का प्रयास किया। 8 महीने तक ये प्रयास जारी रहा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी अवसर पर सिसोदे का सामंत लक्ष्मण सिंह किले की रक्षा के लिए अपने 7 पुत्रों के साथ, खुद तो मरा ही मरा, उसके 7 पुत्रों भी किले की रक्षा के लिए जान गंवा दिए। अब चारों तरफ सर्वनाश के चिन्ह दिखाई देने लग गए थे और शत्रुओं से बचने का कोई भी उपाय उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। रत्तीपाल और रणमल, इसमें राजस्थानी जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि संधि वार्ता के लिए जब उन्हें बुलाया गया तो कहा गया कि उन्हें शासन दिया जाएगा, लेकिन हकीकत ये थी कि किले के अंदर खाने पीने की सामग्री, पानी की सामग्री सेना के लिए कम पड़ने लग गई थी। चारों ओर सर्वनाश के चिन्ह दिखाई देने लिए थे। अब पता चल गया था कि किसी भी कीमत पर दुर्ग को नहीं बचाया जा सकता, न तो राजपूत स्त्रियां और न ही लोग दुश्मनों से सुरक्षित रह सकते हैं। तो ऐसे में चित्तौड़ के पहले साके का निर्णय लिया गया। घटना है 1303 की। जौहर प्रणाली से राजपूत महिलाओं और बच्चों ने अपने आप को धधकती हुई आग में अर्पित कर दिया। इसके बाद में किले के द्वार खोल दिए गए और बचे हुए जो भी राजपूत योद्धा थे वो शत्रु के ऊपर टूट पड़े और आखिरकार जो होना था वो हुआ। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और न सिर्फ रावल रतन सिंह बल्कि उनकी महासती रानी पद्मिनी को भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। कहते हुए हैं कि राय पहले भाग गया, अमीर खुसरो ने लिखा है, परंतु पीछे से शरण में आया और तलवार की बिजली से बच गया। ये सारी घटनाएं जो हैं हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इसमें कितनी सच्चाई है। हाँ, ये है कि रावल रतन सिंह इसमें शहीद हो गया। अलाउद्दीन के पास सैनिक बल पर्याप्त था। महामारी के डर से, लंबे समय तक किले के घेरदाने के डर से आखिरकार योद्धा बाहर आ गए और चित्तौड़ पर सुल्तान का अधिकार हो गया। जब अलाउद्दीन दुर्ग पहुंचा तो पद्मिनी जो है 1600 स्त्रियों के साथ भस्म हो चुकी थी। महल सूने पड़े थे। किले के चारों तरफ आग और राख के ढेर दिखाई दे रहे थे। कोई राजपूत बच्चा या किले का निवासी नहीं बच गया जो कि उस विजय का साक्षी हो। सुल्तान ने वहां मौजूद 30,000 हिंदुओं के कत्ल की आज्ञा दी। फतेह के बाद औपचारिक रूप से
किला जो है खिज़्र खां को समर्पित कर दिया गया और उसका नाम खिज़राबाद, चित्तौड़ का नाम खिज़राबाद रख दिया गया। आसपास के भवनों को तुड़ाकर किले पर पहुंचने के लिए गंभीरी नदी से एक पुल बनाया गया। पुल में शिलालेख भी बना दिए गए जो मेवाड़ के इतिहास की जानकारी आज भी हमें प्रदान करते हैं। चित्तौड़ की तलहटी के बाहर एक मकबरा भी बनवाया गया। 1310 ईस्वी में फारसी के एक लेख में बताया कि अलाउद्दीन सूर्य ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक है। ऐसा प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन के बाद में काफ़ी समय तक चित्तौड़ पर कब्जा नहीं हो सका। ये एक सैनिक विजय थी। खिज़्र खां को किला लेकर बाद में सोनग्रा मालदेव को ये किला दे दिया गया, तो वह भी इस पर स्थायी अधिकार नहीं जमा सका। किले के निवासियों और सिपाहियों ने उसे मार भगाया और बाद में जो है जिस सिसोदे का सरदार जो था लक्ष्मण सिंह, उसके पोते ने हमीर ने यहाँ राणा शाखा की स्थापना की और चित्तौड़ वापस से अपने इतिहास को नया बनाने में और भारतीय इतिहास में अपनी अजेय स्थिति बनाने के लिए कृत संकल्प था। तो बच्चों, ये था रावल रतन सिंह, उनकी पत्नी पद्मिनी का प्रकरण, इसकी हकीकत, अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान और किस तरह से इस वंश की समाप्ति हो गई। इतना कहकर ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।